हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, आज मैं आपको एमपीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, रोबोटिक्स, जो कि आज तक किसी ने भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाया है, इतना अच्छा मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज हम रोबोटिक्स क्या है और रोबोटिक्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रोबोट क्या है, रोबोटिक्स क्या है, और उसके बाद में बताऊंगा आपको रोबोटिक्स के प्रकार, रोबोट के प्रकार, और उसके बाद में रोबोट के एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये डायग्राम में आप देख सकते हैं रोबोट को। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे दोस्तों, व्हाट इज ए रोबोट। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रोबोट एक मशीन है। रोबोट एक तरह की मशीन है जो उसमें डाले गए प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रोबोट एक मशीन होती है जो उसमें डाले गए प्रोग्राम के अनुसार कार्य करती है, और इन प्रोग्रामों को कंप्यूटर में डालने के लिए, रोबोट में डालने के लिए सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है दोस्तों। इसके अलावा रोबोट एक मैकेनिकल मशीन होती है जिसे डिजाइन करने का काम, यानी कि उसके पैरों का आकार कैसे होगा, हाथों का आकार कैसा होगा, बॉडी शेप कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, ये सब मैकेनिकल इंजीनियर डिसाइड करता है। इसके अलावा दोस्तों, रोबोट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों की जो प्रोग्रामिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर करता है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम कि रोबोट एक ऐसी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एवं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मिश्रण से बनी मशीन होती है जो इंसान की तरह कार्य करने में सक्षम होती है। तो दोस्तों, रोबोट क्या है अब आप समझ गए होंगे। रोबोट एक मशीन होती है जो उसमें डाले गए प्रोग्राम के अनुसार कार्य करती है, और रोबोट ऐसे कार्यों को करती है जो मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन होते हैं। यह मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकी व सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मिश्रण से बनी इंसान की तरह कार्य करने वाली मशीन होती है। रोबोट एक मशीन होती है और इसमें कोई इमोशंस नहीं होते। तो दोस्तों, आप लोगों ने रोबोट 1.0, रोबोट 2.0 मूवीज़ देखी होगी, तो आपको पता होगा कि रोबोट एक मशीन होती है जो उसमें किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए प्रोग्रामों को डाला जाता है, और वह मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और सॉफ्टवेयर तीनों इंजीनियरों को मिलकर डिज़ाइन करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा रोबोट को कंट्रोल करने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइसेस के बारे में। तो दोस्तों, रोबोट को कंट्रोल करने के लिए मुख्य रूप से दो तरह की डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। पहली जो होती है उसे इंटरनल कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है, जो रोबोट के अंदर होती है। तो दोस्तों, रोबोट को नियंत्रित करने के लिए दो उपकरण लगे होते हैं। एक उपकरण जो होता है वो रोबोट के अंदर लगा होता है, जिसे इंटरनल कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है, और दूसरा जो उपकरण होता है वह रोबोट के बाहर होता है। इस तरह की डिवाइसेस जो होती है वो रोबोट के बाहर होती है, परंतु रोबोट को नियंत्रित करती है अकॉर्डिंग टू वाईफाई सिग्नल और इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट देना जरूरी है कि सिर्फ इंसानों की तरह दिखने वाली मशीनों को ही रोबोट नहीं बोला जाता, बल्कि वे छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोगों ने आयरन मैन मूवी देखा होगा, अवेंजर्स मूवी देखा होगा। उसमें जो आयरन मैन होता है, टोनी स्टार्क, उसके लैब में बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। तो वो सारे जो होते हैं वो मशीनें होती है जो ऑटोमेटिकली वेल्डिंग करती है, उसके सूट को चार्ज करती है, उसके सूट को डिज़ाइन करती है, और उसकी टेस्टिंग में मदद करती है, रिसर्च में। तो इस तरह से रोबोट जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मनुष्य की तरह दिखाई दे। रोबोट जो होते हैं वो अलग अलग आकार के हो सकते हैं, और वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको रोबोटिक्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, रोबोटिक्स क्या है। रोबोटिक्स एक्चुअल में दोस्तों कंप्यूटर साइंस की एक मॉडर्न ब्रांच का हिस्सा होती है। इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें रोबोट का अध्ययन किया जाता है रोबोटिक्स कहलाती है। और रोबोटिक्स जो होती है दोस्तों, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच होती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है दोस्तों, वह कंप्यूटर विज्ञान की आधुनिक शाखा है, जिसके अंतर्गत, जिसे एआई कहा जाता है दोस्तों। एआई का विकास 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। सीपीसीटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एआई का विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। 5वीं पीढ़ी के सारे कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड थे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसमें मशीनों की
इंटेलिजेंसी यानी बुद्धिमत्ता को विकसित करने और उसे डेवलप करने के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मॉडर्न ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस इन विच वी हैव स्टडी अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ मशीन्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी ऑफ मशीन। और दोस्तों रोबोटिक्स जो होती है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है। इट मीन्स वी कैन से दैट इन सिंपली वर्ड्स द रोबोटिक्स इज द modern branch of artificial intelligence in which we have study about the machines like they are looks like humans and other shapes and they are helpful to our daily life। तो दोस्तों रोबोट जो होते हैं, रोबोट का अध्ययन रोबोटिक्स कंप्यूटर साइंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। रोबोटिक्स एक मॉडर्न ब्रांच होती है जिसमें रोबोट का अध्ययन किया जाता है। इसमें रोबोट की रचना का अध्ययन किया जाता है रोबोटिक्स के अंतर्गत, कि रोबोट का निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट से हुआ है। इसके अलावा रोबोट का उत्पादन, हमें अगर व्यवसायिक स्तर पर कॉमर्शियल लेवल पर अगर रोबोट्स का प्रोडक्शन करना है तो कैसे करेंगे। इसके अलावा संचालन का अध्ययन किया जाता है कि हमें रोबोट को कैसे ऑपरेट करना है, एवं रिसर्च शामिल है। तो दोस्तों रोबोटिक्स के अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि भारतीय इंडियन आर्मी ने बमों को डिफ्यूज करने वाला रोबोट भी बना दिया है, जो मैं आज आपको आगे इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों रोबोट का प्रयोग इंजीनियरिंग की सभी शाखाओं में किया जाता है, जैसे कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिकी आदि में रोबोट का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस में, तो दोस्तों कंप्यूटर साइंस में रोबोट का उपयोग एज ए प्रोग्रामर किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी में भी रोबोट का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट का प्रयोग एनालाइजर के रूप में किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रोबोट का उपयोग कार डिजाइनिंग, मशीनों के पार्ट को जोड़ने में, वेल्डिंग करने वाले रोबोट भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक रोबोट भी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए एक एडिशनल फैक्ट बता दूं कि विश्व में रोबोट का उपयोग जो है कार चलाने के लिए भी किया जाता है और टैक्सी चलाने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों रोबोट जो है वर्तमान समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन हो चुका है और रोबोट का उपयोग जो है विश्व के विकसित देश जो है कार चलाने के लिए, डिफेंस के लिए और घर में नौकरी, यानी कि जैसे नौकरानी होती है हमारे घरों में, वैसे घर में जापान के लोगों के घरों में रोबोट होते हैं और वो लोग उनसे वर्क करवाते हैं क्योंकि उन्हें सैलरी नहीं देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बस एक बार रोबोट खरीद के ला लो और काम कराते रहो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको रोबोट के बारे में थोड़ा इवैल्यूएशन द वर्ड ऑफ रोबोट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों रोबोटिक शब्द रोबोट से आया है, जिसे चेक लेखक केरल चेपक ने अपने नाटक RUR यानी कि रोसम यूनिवर्सल रोबोट में परिचय करवाया था। यह नाटक जो है दोस्तों 1920 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि 1920 में एक फॉरेन राइटर ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था RUR और उसका संबंधित जो लेख था वो 1920 में प्रकाशित हुआ था। और रोबोट शब्द का जो मूल शब्द है वो रोबाटा है, जिसका अर्थ होता है मजदूर। तो दोस्तों आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोबोट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो रोबाटा शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? रोबाटा। दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम MPPSC के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोबोट शब्द की उत्पत्ति रोबाटा शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ मजदूर होता है, यानी कि मजदूरी करने वाला, लेकिन उसे सैलरी नहीं दी जाती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको रोबोट के प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों रोबोट जो होते हैं एप्लीकेशन के आधार पर कई प्रकार के होते हैं और उनके डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग और उनके एप्लीकेशंस और उनके अनुप्रयोगों के आधार पर मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों रोबोट जो होते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्री प्रोग्राम्ड रोबोट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों प्री का मतलब ही होता है पूर्व और प्रोग्राम्ड का मतलब होता है दोस्तों कि पहले से प्रोग्राम किया जाने वाला रोबोट। ऐसा रोबोट जिसमें पहले से प्रोग्राम डाल दिया जाता है और वह वक्त और परिस्थितियों के अनुसार अपने को एडॉप्ट नहीं कर सकता। मतलब कि एक बार उसमें प्रोग्राम डाल दिए कि वो चाय बनाएगा और केटरिंग का काम करेगा, तो वो चाय बनाएगा और केटरिंग का ही काम करेगा। अगर आप उसे कार ड्राइव करने बोलोगे तो वो फिर किसी को ठोक देगा। तो इस तरह के जो रोबोट होते हैं दोस्तों, जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड रोबोट कहलाते हैं।
तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि प्री प्रोग्राम्ड रोबोट जो है उसकी विशेषता क्या है। तो प्री प्रोग्राम्ड रोबोट जो होता है दोस्तों वो कंट्रोल्ड वातावरण में कार्य करते हैं, मतलब कि ये वातावरण के अनुसार खुद को ढालने में कैपेबल नहीं होते हैं। ये सामान्यतः एक ही प्रकार के कार्यों को करते हैं, जैसे कि यांत्रिक हाथ जो होता है जिसका कार्य किए गए प्रोग्राम के अनुसार वेल्डिंग करना, सामान पैक करना या किसी मशीन के पार्ट लगाना आदि होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं बात आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि रोबोटिक वेल्डिंग मशीन होती है जिसका कार्य वेल्डिंग करना होता है। यह काफी सफाई से वेल्डिंग करती है। ऐसे रोबोट को मैकेनिकल आर्म या रोबोटिक वेल्डिंग मेक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोबोटिक वेल्डिंग वेक, रोबोटिक वेल्डिंग मशीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको रोबोटिक सर्जरी मशीन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों ने सर्जरी के बारे में सुना होगा, डॉक्टर सर्जन होते हैं। तो सर्जन डॉक्टर जो होते हैं वो शरीर के विभिन्न भागों में जो प्रॉब्लम्स पाई जाती है उनकी सर्जरी करते हैं, उसे काट कर अलग कर देते हैं और शरीर के अंदर के भागों में अनावश्यक पदार्थ जो होते हैं, ट्यूमर जो होता है उसे निकाल देते हैं। तो दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि रोबोटिक सर्जरी मशीन यानी कि ऐसी मशीनों को डेवलप कर लिया है जो सर्जरी करने में कैपेबल है, जिसका उपयोग सर्जरी जैसे जटिल कार्यों को आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों सर्जरी करना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। जो सर्जन डॉक्टर होते हैं वो दिल के बहुत पक्के होते हैं। उन्हें शरीर के किसी भी अंग को काटना फाड़ना होता है और उसके बाद उसे सिलना भी होता है और अंदर जाकर रोगों का डायग्नोज भी करना होता है। तो दोस्तों सर्जरी एक बहुत ही डेंजरस डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है जिसमें बहुत ही जटिल कार्य करना होता है। तो वर्तमान समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि ऐसे रोबोट डेवलप कर लिए हैं जो सर्जरी भी करते हैं और उस सर्जरी की प्रॉपरली रिकॉर्डिंग्स भी होती है ताकि बाद में उसको वेरीफाई किया जा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि ये हाथ इंसानों की अपेक्षा तेजी से और लंबे समय तक शुद्धता के साथ कार्य करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर 4 घंटे या 5 घंटे कोई डॉक्टर सर्जरी करता है तो उसके हाथ दर्द देने लगते हैं, सर दर्द होने लगता है। उसके अलावा वह बाद में धीरे धीरे सर्जरी करता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉमन तरह ह्यूमन के साथ हो सकती है, लेकिन मशीनों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। जो मेडिकल रोबोट होते हैं वह पूर्णतः शुद्धता के साथ, पूरी तत्परता के साथ सर्जरी करते हैं। तो दोस्तों रोबोटिक्स एक मानव जीवन के लिए वरदान है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ह्यूमनॉइड रोबोट जो होता है इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं दोस्तों। जो आप लोगों ने रोबोट मूवी देखा होगा रजनीकांत की, जिसमें रोबोट का नाम था चिट्टी, तो वह एक प्रकार का ह्यूमनॉइड रोबोट था। ह्यूमनॉइड रोबोट वे रोबोट होते हैं दोस्तों जो इंसानों की तरह दिखते हैं तथा इंसानों के व्यवहार का अनुकरण या नकल करते हैं। ये रोबोट इंसानों की तरह कार्य करते हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, सामान उठाना। कई बार इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इनका चेहरा इंसानों के चेहरे की तरह दिखता है और इनके हाव भाव भी इंसानों की तरह ही होते हैं। तो आप लोगों ने रोबोट मूवी में देखा होगा दोस्तों, वह बिल्कुल रजनीकांत की तरह दिखता है और उसी की तरह हाव भाव भी उसके होते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको ह्यूमनॉइड रोबोट का एग्जाम्पल बताऊंगा। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ह्यूमनॉइड रोबोट के अंतर्गत पहली महिला रोबोट का नाम क्या है। तो उसका नाम था दोस्तों सोफिया। क्या नाम था? सोफिया। सोफिया जो थी ये पहली महिला रोबोट थी, और एटलस, ये 2 रोबोट है दोस्तों। इनके नाम आपको याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है। अगर उसमें आपको सोफिया या एटलस का उदाहरण मिलता है तो आपको उसमें टिक करना है। इसके बाद में मैं अब आपको आगे ले चलता हूं दोस्तों। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट है और इस तरह के ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं। यह बिल्कुल मनुष्य की तरह दिखते हैं। आप लोगों ने हॉलीवुड की मूवीज में बहुत सारे रोबोट्स को देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय स्पेस एजेंसी ने अपने मिशन हेतु एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था जिसका नाम क्या है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो व्योममित्र नाम का रोबोट जो है भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने बनाया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो है तो उसी ने बनाया है रोबोट विश्वामित्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्योममित्र, विश्वामित्र नहीं है, व्योममित्र है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा दोस्तों सोफिया के बारे में। सोफिया जो है आप जो डायग्राम में देख सकते हैं सोफिया रोबोट को, ये महिला की तरह दिखती है, फीमेल की साइड। इसके बाद अब आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों स्वायत्त
स्वायत्त या ऑटोनोमस रोबोट। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे ऑटोनोमस वर्ड पे। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑटोनोमस है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ऑटोनोमस है, डीएवीवी देवी अहिल्याबाई इंजीनियरिंग कॉलेज ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस का मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्र, अपने निर्णय लेने में वो स्वतंत्र होते हैं। ऐसे कॉलेज जो अपना एग्जाम पेपर खुद निकालते हैं, अपने टाइम पे एग्जाम कराते हैं, अपने टाइम पे रिजल्ट देते हैं, अपने हिसाब से डिग्री देते हैं, अपने हिसाब से ग्रेडिंग सिस्टम लागू करते हैं, अपने हिसाब से एग्जाम पेपर को पोस्टपोन कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने भी गवर्नमेंट उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है, मेरा कॉलेज भी ऑटोनोमस था। तो ऑटोनोमस मतलब मेरा कॉलेज स्वतंत्र था, वो कोई भी निर्णय ले सकता था। ठीक उसी प्रकार जो ऑटोनोमस रोबोट होते हैं दोस्तों, वो ऐसे रोबोट होते हैं जो उच्च स्तर की स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता पर कार्य करना चाहते हैं। ये ऐसे रोबोट होते हैं जो आमतौर पर खुले वातावरण में कार्य करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो ऑटोनोमस रोबोट के अंतर्गत हम ऐसे रोबोट को रख सकते हैं दोस्तों जो हम डिफेंस के लिए उपयोग, जिनको हम आर्मी में डाल सकते हैं, जो वहां पर जाकर बॉर्डर पर तनाव की स्थिति में खुद डिसीजन ले सके और शत्रु के ऊपर हमला कर सके या डिफेंस कर सके। ऐसे रोबोट जो होते हैं दोस्तों ऑटोनोमस या स्वायत्त रोबोट कहलाते हैं, जिन्हें मानव पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर मनुष्य ना भी जाए, बर्फ गिरती है। दोस्तों आपको पता होगा हमारे आईटीबीपी जो होती है, जो चाइना बॉर्डर पर जॉब करती है, मेरा दोस्त है वहां पर संजय खैरवार बकोड़ा का। दोस्तों वहां पर इतनी ठंड होती है और ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता है कि खाना नहीं चलता है, और इतनी ठंड में हमारे देश के जवान देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं और सुरक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम उनकी जगह पर रोबोट को तैनात कर दे तो हमें ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको पता होगा वर्तमान समय में अभी 9 फरवरी आज डेट है, इतनी ठंड चल रही है कि बर्फ गिर रही है हिमालय और मनाली में। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे देश के जवान गर्म खून के साथ देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए ऑटोनोमस रोबोट को डिजाइन किया जा सकता है। ऑटोनोमस रोबोट जो होते हैं ये खुले वातावरण में कार्य करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिन्हें मानव पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वायत्त रोबोट का एक उदाहरण रूम्बा वैक्यूम क्लीनर स्वायत्त रोबोट का उदाहरण है, जो सेंसर का उपयोग करके पूरे घर की स्वतंत्र रूप से वैक्यूम क्लीनिंग करता है। यानी कि आपके घर में जहां कचरा है वहीं का वैक्यूम क्लीनर कचरा साफ करेगा। पता चला आपने केक बना के रखे, उसी को वैक्यूम क्लीनर ने गायब कर दिया। ऐसा नहीं होता है। वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो कचरे को आइडेंटिफाई करता है और स्वतंत्र रूप से घर की सफाई करता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आपको डायग्राम में देख सकते हैं, ये रोम्बा वैक्यूम क्लीनिंग रोबोट है जो कि ऑटोमेटिकली होता है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि रोबोट का मतलब ये नहीं होता कि वो मनुष्य की तरह दिखे, वो कोई मशीन भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा दोस्तों ऑटोनोमस रोबोट के कार्य। तो एक पूर्णतः ऑटोनोमस रोबोट जो होता है उसकी उत्तम क्वालिटी के एक आदर्श रोबोट की क्या विशेषता होना चाहिए वो मैं अब आपको बता रहा हूं। उसे पर्यावरण के बारे में जानकारी हासिल करे। तो ऑटोनोमस रोबोट ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण के बारे में उसे समझ हो और वह पर्यावरण को दूषित ना करे, वो पर्यावरण से क्या हो जुड़ा हुआ हो, वो पेड़ काटने और प्रदूषण फैलाने वाले कार्य ना करे। इसके अलावा दूसरा, मानव हस्तक्षेप के बिना एक निश्चित अवधि के लिए काम करे। मतलब कि 6 महीने, 1 साल, 24 घंटे, 48 घंटे, 1 हफ्ता, उसे बिल्कुल मतलब निर्देश देने की जरूरत ना पड़े, वो स्वयं ही डिसीजन लेकर अपना कार्य स्वयं करता रहे। ऐसे रोबोट आदर्श स्वायत्त या ऑटोनोमस रोबोट के गुण होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों तीसरी विशेषता यह होना चाहिए ऑटोनोमस रोबोट की कि मानव सहायता के बिना अपने परिचालन वातावरण में या तो खुद के हिस्से को स्थानांतरित कर सके। मान लो दोस्तों हमने कोई रोबोट बनाया जो सीमा पर रक्षा कर रहा है और उसे मान लो कि इंजरी हो जाती है या चोट लग जाती है, उसका हाथ कट जाता है, तो वो रोबोट खुद ही अपने हाथ के पार्ट को जोड़ सके। इस तरह के गुण भी एक ऑटोनोमस रोबोट में होना चाहिए, एक आदर्श ऑटोनोमस रोबोट में, आइडियल ऑटोनोमस रोबोट में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उन स्थितियों से बचे जो लोगों या संपत्तियों व खुद के लिए हानिकारक हो। मतलब कि रोबोट ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो अनडिजायरेबल हो मानव ह्यूमन सोसाइटी के लिए। इसके अलावा जब तक कि वे डिजाइन विनिर्देशों का हिस्सा नहीं है। मतलब कि कोई भी रोबोट अनडिजायरेबल मूवमेंट को नहीं करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मनुष्य जो होता है कभी भी हड़ताल कर देता है, कभी भी कुछ कर देता है, लेकिन रोबोट लोग हड़ताल नहीं करते। ये प्लस पॉइंट है दोस्तों। इसके अलावा ये पैकेज डिलीवरी रोबोट, स्पेस रोबोट और गेम बोट
आदि ऑटोनोमस रोबोट के उदाहरण हैं। तो ये थे दोस्तों ऑटोनोमस रोबोट के उदाहरण। अब मैं आपको टेलीपोर्टेड रोबोट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेलीपोर्टेड क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे रोबोट होते हैं जो मौसम और परिस्थितियों के अनुसार क्या कर लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। टेलीपोर्टेड, टेली का मतलब होता है दोस्तों दूर, और पोर्टेट का मतलब होता है चलने वाले, दूर तक चलने वाले, जाने वाले, मौसम के अनुसार बदलने वाले टेलीपोर्टेड रोबोट होते हैं। तो टेलीपोर्टेड रोबोट जो होता है दोस्तों, यह मानव द्वारा नियंत्रित मैकेनिकल बॉट होती है। बॉट यानी कि पानी में तैरने वाली पनडुब्बी होती है। ये रोबोट आमतौर पर अत्यधिक भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम और परिस्थितियों में काम करते हैं। टेलीपोर्टेड रोबोट का उदाहरण मानव नियंत्रित पनडुब्बियां हैं, जिनका उपयोग अंडर वाटर तेल के पाइपों में पानी के रिसाव को ठीक करने के लिए किया जाता है। पानी के अंदर तेल के रिसाव को ठीक करने के लिए किया जाता है। ड्रोन, जिसका उपयोग युद्ध के मैदान में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, टेलीपोर्टेड रोबोट जो होते हैं, जो समुद्र के अंदर से पेट्रोलियम पदार्थ को निकाला जाता है। मुंबई के थाने में आपने देखा होगा, वहां पर पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। इसके अलावा गुजरात के करीब में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर समुद्र के अंदर से पाइपलाइन बिछी हुई है जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों को निकाला जाता है। तो कई बार क्या होता है कि उन पाइपलाइंस में रिसाव होने लगता है, पेट्रोलियम पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं, जिससे प्लांट में आग लगने का खतरा होता है। इस समय में हम टेलीपोर्टेड रोबोट का प्रयोग करते हैं। तो जो टेलीपोर्टेड रोबोट होते हैं, ये मौसम और परिस्थितियों के अनुसार पानी में तैर कर जाते हैं और पाइपलाइन को ठीक कर देते हैं। तो आप लोग जो है हॉलीवुड की मूवी में भी टेलीपोर्टेड रोबोट को देख सकते हैं, जो समुद्र के अंदर बिछी हुई इंटरनेट केबल, आप लोगों को मैंने बताया है इंटरनेट वाले टॉपिक में कि 70% विश्व का नेटवर्क फाइबर ऑप्टिक्स केबल नेटवर्क पर डिपेंड करता है, और 70% जो है समुद्र के अंदर में केबलें बिछी हुई है, और उन केबलों को भी ठीक करने के लिए हम टेलीपोर्टेड रोबोट का उपयोग कर सकते हैं। टेलीपोर्टेड रोबोट जो होते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और ये मौसम और वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेते हैं और समुद्र के अंदर जाकर भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर टेलीपोर्टेड रोबोट जो होते हैं दोस्तों, ये युद्ध स्तर पर जाकर, युद्ध के मैदान में जाकर बमों को डिफ्यूज भी करने का काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पांचवें प्रकार का रोबोट जो होता है ऑगमेंटिंग रोबोट्स। तो ऑगमेंटिंग रोबोट्स जो होते हैं दोस्तों, वो रोबोट जो होते हैं जो इंसान की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं या इंसान के द्वारा खो गई क्षमता को पुनः उसे प्रदान करते हैं, ऑगमेंटिंग रोबोट्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का हाथ कट जाता है तो कृत्रिम हाथ लगाने के लिए, कृत्रिम पैर लगाने के लिए, या फिर कृत्रिम कान के उपकरण लगाने के लिए जो रोबोट यूज किए जाते हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में यूज किए जाते हैं। कृत्रिम अंगों को भी हम ऑगमेंटिंग रोबोट कह सकते हैं, जो मनुष्य के हाथ या पैर कट जाने पर यूज किए जाते हैं, ऑगमेंटिंग रोबोट्स कहलाते हैं। तो एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, कृत्रिम हाथ या पैर लगाने वाले रोबोटों को क्या कहा जाता है? तो ये ऑगमेंटिंग रोबोट होते हैं। आप लोगों ने प्रिंस मूवी देखा होगा, 2008 में आई थी, उसका जो विलन था सारंग, उसका जो हाथ था वो ऑगमेंटिंग रोबोट्स का एक एग्जाम्पल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स। तो दोस्तों इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो रोबोट होता है उसे एक्सो स्केलेटन रोबोट कहा जाता है, जिसका उद्देश्य मानव की वर्तमान क्षमता को बढ़ाना होता है, और उसे हम बैक साइड में लगा सकते हैं और हाथ पैर में लगाकर अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं और तेजी से दौड़ भाग सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रोबोट कैसे काम करता है, हाउ रोबोट वर्क्स। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह से इंसान के पास सोचने के लिए दिमाग होता है और सेंस करने के लिए नाक होता है, सूंघने के लिए कान, सुनने के लिए, देखने के लिए आंख, एवं मूवमेंट व अन्य कार्यों करने के लिए मसल्स बने होते हैं, उसी तरह रोबोट के पास भी अपना एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा वे सभी कार्य करता है। और रोबोट को चलाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए रोबोट में इनबिल्ट बैटरी लगी होती है या फिर चार्जेबल बैटरी लगी होती है। तो आइए दोस्तों रोबोट के बारे में जानते हैं कि वह कैसे कार्य करता है।
तो दोस्तों रोबोट जो है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की आधुनिक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम मनुष्य को मशीनों को बुद्धिमान बनाने के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एक्सपर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क और एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से मनुष्य किसी भी कार्य को करने के पूर्व सोचता है कि वह कार्य को कैसे करेगा, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, उसके बाद वह कार्य को करता है, यानी कि पहले प्रिडिक्टिव लॉजिक लगाता है या फिर जो भी है उसका लॉजिक लगाता है, उसके बाद उस कार्य को करता है। उसी प्रकार रोबोट जो होता है उसका स्वयं का दिमाग नहीं होता है। रोबोट में हम प्रिडिक्टिव लॉजिक के प्रोग्राम पहले ही डाल देते हैं, जिसके अनुसार रोबोट जो है प्रोग्रामिंग कर दी जाती है और कंडीशन के अनुसार वह निर्णय लेता है और कार्य को करता है। लेकिन रोबोट का दिमाग कृत्रिम होता है, इसीलिए हम उसकी बुद्धिमत्ता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया है, तो ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया। और वर्तमान समय में जो आपके मोबाइल है और स्मार्टफोन जो है ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पर कार्य करते हैं। जैसे कि आप लोगों के मोबाइल में जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, फेस लॉक होता है, इसके अलावा थंब वाला बायोमेट्रिक लॉक होता है, ये सभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस उदाहरण हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अतिरिक्त इसमें डीप लर्निंग की प्रोसेस भी होती है रोबोटिक्स में, जिसके अंतर्गत रोबोट जो है पहले किए गए कार्यों को अपने अंदर अनुभव के रूप में सेव करके रखता है और बाद में अगर वही प्रॉब्लम उसके सामने आती है तो उसे वो जल्दी सॉल्व कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों वो अपने अनुभव के आधार पर भी सीखता है, इसे डीप लर्निंग की प्रोसेस कहा जाता है। अब मैं आपको फेस रिकॉग्निशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों फेस रिकॉग्निशन जो है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आधुनिक तकनीक है। इसका अर्थ यह है कि रोबोट जो होता है यह चेहरों को पहचानता है। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है उसे अनलॉक करने के लिए उसके मालिक के फेस को उसके सामने लाना होता है। इसके अलावा दोस्तों कई मोबाइल जो होते हैं वह रेटिना स्कैनर भी लगा होता है और कई जो होते हैं वो बायोमेट्रिक स्कैनर का यूज़ करके भी लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, गूगल असिस्टेंट एलेक्सा का नाम आपने सुना होगा। यह जो है किसी महिला की आवाज़ है जो कि फॉरेनर है। इसके अलावा दोस्तों इसका काम जो है आवाज़ को पहचानना होता है। तो रिकॉग्निशन का मतलब ही होता है पहचानना और वॉइस का मतलब होता है आवाज़। तो कंप्यूटर में पाया जाने वाला वह मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो मनुष्य के द्वारा बोली गई आवाज़ को डिजिटल सिग्नल के रूप में बदलकर पहचानता है, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसका उपयोग जो है आवाज़ को पहचानकर कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। यह सुनी हुई आवाज़ को डिजिटल फॉर्म में बदल देता है और वर्तमान में इस तकनीक का उपयोग कीबोर्ड की जगह मोबाइल में कंप्यूटर या मोबाइल को निर्देश देने के लिए किया जाता है। इस तरह की डिवाइस को डिजिटल असिस्टेंट या गूगल वॉइस नाम का ऐप्स होता है दोस्तों, जिसमें हम बोलकर कंप्यूटर में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आप लोगों के इसमें ऐड भी आता है दोस्तों, जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करते हैं तो कि गूगल से पूछो दिल्ली से आगरा जाने में कितना समय लगेगा, तो आपका गूगल जो है जवाब दे देता है। तो इस तरह से दोस्तों गूगल असिस्टेंट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन इन मॉडर्न लाइफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको ट्रांसलेटर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ट्रांसलेटर का मतलब ही होता है अनुवादक। जो बातें हम बोलते हैं सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आ रही है, अगर हमने उसे मराठी में बोले जेवलास का गो, तो वो बोलेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं क्योंकि उसको मराठी समझ नहीं आती। लेकिन हम उसे बोलेंगे खाना खा लिया आपने, तो बोलेगा यस, यानी कि हाँ मैंने खाना खा लिया। तो उसी प्रकार दोस्तों बीच में अगर एक मराठी बोलने वाला है और जो हिंदी भी जानता है तो वो उसे बोलेगा ये पूछ रहा है खाना खाया कि नहीं, तो वो अगला व्यक्ति हमें जवाब देगा हाँ मैंने खाना खा लिया है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं और कंप्यूटर उसे समझ नहीं पाता है तो ऐसी सिचुएशन में हमें ट्रांसलेटर प्रोग्राम का उपयोग करना पड़ता है। और ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो होते हैं यह एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में भी उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। इसी के माध्यम से रोबोट जो है सैकड़ों भाषाओं को समझने में सक्षम होता है। तो दोस्तों रोबोट में ट्रांसलेटर भी लगा होता है, तभी तो हम उसे मराठी, हिंदी या इंग्लिश में कोई भी निर्देश देते हैं तो वो उसके अनुसार कार्य करने लगता है। उपरोक्त सभी तकनीकों के माध्यम से रोबोट का दिमाग जो होता है दोस्तों वो मनुष्य के दिमाग की तरह या मनुष्य के दिमाग से भी एडवांस वर्क करता है। इसीलिए रोबोट जो होती है काफ़ी इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। वर्तमान समय में जापान में रोबोटिक्स
का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर घरों में नौकरानी कम रोबोट ज़्यादा मिलेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको सेंसिंग के बारे में। सेंस का मतलब तो वैसे तो ज्ञान होता है दोस्तों, लेकिन सेंस का मतलब संवेदना भी होता है। तो जिस तरह से हम किसी भी चीज़ को महसूस करने के लिए उसे छूते हैं, चाटते हैं, सूंघते हैं, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों रोबोट जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार के सेंसर लगे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो मैं यहाँ पर आपको विभिन्न सेंसर्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे लाइट सेंसर की, तो ध्यान से देखिएगा। लाइट सेंसर तो दोस्तों इसका उपयोग लाइट को डिटेक्ट कर वोल्टेज डिफरेंस पैदा करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों लाइट सेंसर जो होता है, जब ज़्यादा मात्रा में लाइट आती है तो रोबोट जो है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है, और जब धीमी लाइट आती है तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। इसके अलावा साउंड सेंसर जो होता है दोस्तों, ये साउंड को आइडेंटिफाई करता है या उसे संवेदित करता है। इसका उपयोग साउंड को डिटेक्ट करके उस साउंड के अनुपात में रोबोट के वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, रोबोट को पता चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों टेम्परेचर सेंसर भी लगा होता है रोबोट में, जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसे वर्क करने में मदद करता है और टेम्परेचर में हुए परिवर्तन को वोल्टेज डिफरेंस के रूप में बताता है। तो जो टेम्परेचर सेंसर होता है ये रोबोट में लगा होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में। तो इस तरह का सेंसर जो होता है दोस्तों, वह सेंसर को एक निश्चित दूरी में रहकर किसी वस्तु को टच किए बिना उस वस्तु की उपस्थिति को डिटेक्ट करने में मदद करता है। तो दोस्तों प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग करके कई एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने और उसे आसमान में ही नष्ट करने के लिए इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ किया जाता है। जो युद्ध में जो आर्मी वाले जो विमानों को नष्ट करने वाले जो टैंक का यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिक गनें होती है उन्हें दोस्तों, या तोप जो होती है उनके द्वारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ करके एक निश्चित दूरी में स्थित मिसाइल और वायुयानों को सेंस करके उन्हें नष्ट कर दिया जाता है रडार की सहायता से, और उन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको डिस्टेंस सेंसर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों डिस्टेंस सेंसर जो होता है यह प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ही यूज़ करके डिस्टेंस या रेंज सेंसर के रूप में किया जाता है। अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर का उपयोग इंफ्रारेड डिस्टेंस सेंसर व लेज़र रेंज सेंसर इसके उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो सेंसर होते हैं इनका उपयोग करके हम लोग दूर की वस्तु को सेंस कर लेते हैं और उसे दूर से ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इस तरह के सेंसर का यूज़ जो है दोस्तों डिस्टेंस सेंसर व प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग ज़्यादातर युद्ध में काम करने वाले रोबोट में ज़्यादा डाला जाता है। वो दूर से ही अपने टारगेट को, लक्ष्य को प्रॉक्सिमेट कर लेता है, अनुपात लगा लेता है, अंदाज लगा लेता है और उसे नष्ट कर देता है, गोली मार देता है, उड़ा देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको बता दूं कि ये रोबोट में ज़्यादातर जो होते हैं दोस्तों, इस तरह के सेंसर से होते हैं। उपरोक्त चीज़ों के अलावा दोस्तों रोबोट के अंतर्गत कॉन्टेक्ट सेंसर होता है, प्रेशर सेंसर होता है, नेविगेशन सेंसर होता है जो दिशाओं का ज्ञान कराता है। कॉन्टेक्ट सेंसर जो होता है किसी चीज़ के टच होने पर सेंस करता है। प्रेशर सेंसर जो होता है रोबोट पर पड़ने वाले प्रेशर को सेंस करता है। नेविगेशन सेंसर जो होता है वो दिशाओं के ज्ञान को देता है, मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी देता है। इसके अलावा जो करंट सेंसर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी करंट की सेंस करता है। गायरोस्कोप होता है और टिल्ट सेंसर लगा होता है। इसके बाद में दोस्तों अब मैं मूवमेंट या रोबोट लोकोमोशन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आपने लोकोमेटिव हैंडीकैप्ड के बारे में सुना होगा। तो दोस्तों लोकोमेटिव हैंडीकैप्ड वे लोग होते हैं जिनकी हड्डियां तिरछी होती है, गर्दन तिरछी होती है या फिर उनके हाथ पैर मुड़े हुए होते हैं। इस तरह के जो दिव्यांगता होती है उसे लोकोमेटिव दिव्यांगता कहा जाता है। तो वैसे ही रोबोट लोकोमेशन भी होता है, मतलब कि रोबोट ऐसे भी रोबोट होते हैं जो मनुष्य में कृत्रिम अंग के रूप में जोड़ दिए जाते हैं, वो लोकोमोटिव पेरिफेरल ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो उन्हीं के बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि रोबोट जो है वो इंसानों के तरह ही अपने हाथों से कार्य कर सके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सके। ऐसे रोबोट वर्तमान समय में डिज़ाइन किए जा चुके हैं और ऐसे रोबोट जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर
चले जाते हैं जिनका उपयोग करके हम रोबोट को चला सकते हैं, रोलिंग करवा सकते हैं, उनकी मेटाक्रोनल गति करवा सकते हैं, उन्हें तैरा सकते हैं, उन्हें उड़ा सकते हैं। इन्हें ही सम्मिलित रूप से रोबोट लोकोमेशन या रोबोट गति भी कहा जाता है। तो रोबोट की गतियां ही रोबोट लोकोमोटिव कहलाती है या रोबोट लोकोमेशन कहलाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि एक इंसान के हाथ की तरह ही रोबोट का हाथ भी कार्य करता है। यह सामान उठाने से लेकर होटलों में खाना सर्व कर सकता है, सफाई कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, हथियारों को चला सकता है, AK-47 चला सकता है और बहुत सारी एरोप्लेन चला सकता है। रोबोट के हाथ को इंसानों की हाथ की तरह ही फ्री बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाता है और जिस क्षेत्र में रिसर्च हो रहा है उसे ही रोबोट लोकोमेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एनर्जी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों विश्व में, संसार में जो भी वस्तु है वो बिना एनर्जी के नहीं चल सकती, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है या पावर हाउस ऑफ द सेल। तो दोस्तों एनर्जी, आप मेरी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं दोस्तों, वहां मैंने पूरे बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ा दिया है। तो दोस्तों एनर्जी के बारे में मैं बता दूं कि रोबोट को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जिस तरह से हमें अपने शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी तरह रोबोट को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है और वह अपनी एनर्जी को आवश्यकता अनुसार जो है, रोबोट तो खाना खा नहीं सकता दोस्तों, मटन, चिकन, मुर्गी, मछली, अंडा। तो रोबोट को एनर्जी के लिए विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसका मुख्य स्रोत बैटरी होती है। और रोबोट में दोस्तों मुख्य रूप से 2 प्रकार की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। एक होती है लेड एसिड बैटरी और दूसरी होती है सिल्वर कैडमियम बैटरी, जिसका उपयोग आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी जो होती है दोस्तों ये चार्जेबल होती है, जिसे बार बार चार्ज करना पड़ता है, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है। लेकिन जो सिल्वर कैडमियम बैटरी होती है दोस्तों ये प्राइमरी बैटरी होती है, यह ज़्यादातर पर आमतौर पर ज़्यादा पावरफुल होती है। इसके अलावा दोस्तों रोबोट में रिचार्जेबल बैटरी और प्राथमिक बैटरी दोनों का उपयोग किया जा सकता है और किया जाता है। लेकिन आमतौर पर रिचार्जेबल बैटरी जो होती है दोस्तों ये कम पावरफुल होती है, लेकिन जो प्राथमिक बैटरी होती है ये अधिक शक्तिशाली होती है और ये लंबे समय तक काम करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा रोबोट के फायदे। तो दोस्तों रोबोट के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, मैंने आपको बता दिया पहले कि ये 24 घंटे कार्य कर सकता है बिना थके। इसके अलावा यह अधिक समय तक कार्य भी करता है, तो इसकी कार्य क्षमता में कोई कमी नहीं आती। इसके अलावा दोस्तों इसे कार्य करने के लिए इसे मात्र पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, ये जो है सैलरी नहीं लेता है। इसके अलावा दोस्तों रोबोटिक्स इंसानों की अपेक्षा अधिक तेजी से कार्य करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अधिकांश रोबोट जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, जो कि बिना मानव के हस्तक्षेप के कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रोबोट में पहले से ही प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, वो बिना मानव के हस्तक्षेप के अपना कार्य अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कर रहे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों रोबोट्स वे कार्य करने के लिए भी सक्षम होते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता है, जैसे कि समुद्री गहराई में जाने के लिए भी रोबोट का यूज किया जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष मिशन में अगर मनुष्य जाए तो उसे ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा मनुष्य को जाने में 6 साल, आने में 6 साल, तो उस वैज्ञानिक के तो 12 साल ऐसे ही खत्म हो जाएंगे जिंदगी के, तो 12 साल में तो नया वायुयान बना लेगा। तो दोस्तों ऐसे विभिन्न प्रकार के मंगल मिशन और चंद्रयान के लिए भी रोबोटिक्स की डिजाइनिंग चालू है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोबोटिक्स की सीमा और भविष्य में होने वाली समस्याएं। तो दोस्तों बात करेंगे अब हम डेंजरस पार्ट ऑफ रोबोट्स के बारे में। तो दोस्तों रोबोट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय के लिए ये हानिकारक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि रोबोट के साथ सबसे बड़ी ये समस्या ये है कि ये स्थिति और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने में कैपेबल नहीं होते हैं। इनमें इमोशंस भी नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ वही कार्य करते हैं जो कार्य करने के लिए इन्हें निर्देश दिया जाता है। अगर हमने किसी रोबोट को बोले कि जाके ताजमहल पे बम गिरा दो, तो वो ताजमहल पे बम गिरा देगा, उसे कुछ अच्छा बुरा समझ नहीं आता है दोस्तों। तो रोबोट हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों तो ताजमहल प्रेमियों को मैं सॉरी बोलना चाहूंगा दोस्तों, मेरा उद्देश्य वो नहीं है, लेकिन रोबोट को बिल्कुल सेंस नहीं होता है, वो वही कार्य करता है जो उसे करने के लिए कह दिया जाता है। तो दोस्तों रोबोट जो होते हैं वो एक प्रकार के, उनमें कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन दोस्तों वो वही कार्य करते हैं जिन्हें करने के लिए उनमें प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें तो रोबोट जो है ये किसी कार्य को बिगाड़ भी सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोबोट को कार्य करने के लिए मात्र पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, इसके अतिरिक्त इसमें किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं लेता है। तो दोस्तों अगर रोबोट सैलरी नहीं लेगा तो आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ सकती है, और वैसे भी बेरोजगारी की समस्या कम नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अब हम बात करेंगे
रोबोट के पास इमोशंस नहीं होते हैं, जिसके कारण यह सही गलत का अंतर नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसके द्वारा लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रोबोट जो होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, जिसके कारण दोस्तों अगर भविष्य में रोबोट ने मनुष्य के द्वारा दिए गए निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया तो रोबो वार शुरू हो जाएगा दोस्तों, जो कि चौथे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको रोबोट का कार्य के आधार पर वर्गीकरण बताऊंगा। तो दोस्तों रोबोट जो है सैन्य रोबोट होता है, जिसका उपयोग मिलिट्री में किया जाता है, और हमारे देश में DRDO ने ऐसा रोबोट डिजाइन कर लिया है। तो दोस्तों जो सैन्य रोबोट होते हैं, DRDO ने बम डिफ्यूज करने के लिए रोबोट दक्ष का निर्माण किया है। तो कंपटीशन एग्जाम में MPPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, DRDO के द्वारा बना बम डिफ्यूज करने वाले रोबोट का नाम क्या है? तो रोबोट का नाम है रोबोट दक्ष, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों DRDO द्वारा भारत की तीनों सेनाओं के उपयोग के लिए मानव रहित विमान UAV बनाया गया है, जिसका नाम रुस्तम है। तो ये भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव रहित विमान जो बनाया है DRDO ने, उसका नाम है रुस्तम, और रुस्तम मूवी भी आपने देखा होगा। इसके अलावा दोस्तों औद्योगिक रोबोट की मैं बता दूं कि औद्योगिक रोबोट जो होते हैं ये इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ किए जाते हैं, जो औद्योगिक कार्यों में, पैकेजिंग में, मोटर निर्माण में, कार निर्माण में और मानव श्रम से बचने के लिए इनका उपयोग करते हैं। ये जो है वेल्डिंग का काम भी करते हैं और मशीनों के पार्ट को जोड़ने का भी काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन रोबोट होते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन रोबोट होते हैं ये विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, जैसे कि 3D ब्रिज बनाया गया है। नीदरलैंड में एक 3D ब्रिज बनाया गया है, जिसका उपयोग करके सारे कार्य जो है वो कंस्ट्रक्शन रोबोट के माध्यम से किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर रोबोट होते हैं। एग्रीकल्चर रोबोट वे होते हैं जो कृषि कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। ये फसल की कटाई, जुताई, कीटनाशक के छिड़काव के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और भविष्य में इनका उपयोग भारत में किया जा सकता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके अलावा दोस्तों आगे मैं आपको मेडिकल रोबोट के बारे में बताऊंगा। मेडिकल रोबोट जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मनुष्य के लिए एक वरदान है। मेडिकल रोबोट वे होते हैं जो मेडिकल के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि सर्जरी, डिलीवरी, और बहुत सारे रोबोट ऐसे होते हैं दोस्तों जो बहुत तीव्रता से कार्य करते हैं। ऐसे रोबोटों को नैनो रोबोट भी कहा जाता है, जो मनुष्य की बीमारी का पता लगाकर उसे डायग्नोस करने में मदद करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट रोबोट भी होते हैं दोस्तों। इसके अलावा स्पोर्ट रोबोट भी होते हैं दोस्तों जो क्या करते हैं कि ग्राउंड की देखभाल करते हैं और ग्राउंड को साफ सुथरा रखते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे अन्य रोबोट की। तो अन्य रोबोट जो होते हैं दोस्तों, अन्य रोबोट जो होते हैं दोस्तों यह जो होते हैं भोजन पकाने में, घर के कार्यों में मदद करते हैं। तो इस तरह से ये अन्य रोबोट होते हैं। तो दोस्तों ये रोबोट वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद ही मैं आपको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आगे के भी चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को मेरे वीडियोज़ शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक ज्ञानवर्धक और नॉलेजफुल वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।